Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी गोल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं AITS मेजर टेस्ट 02 का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सवाल है। क्या बोला जा रहा है? इसमें स्टेटमेंट है, हमारे पास 5 स्टेटमेंट है और हमको इनमें से बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जा रहा है? अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के। स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा इंसिडेंट हो रहे होंगे, और नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, तो फोटो करंट भी ज्यादा होगा। सही है। दूसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखो बच्चे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है आइंस्टीन का इक्वेशन, h न्यू माइनस फाइव इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। तो एक गलत स्टेटमेंट हो गया। सी देखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, डी स्टेटमेंट देखेंगे। द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स require a minimum threshold frequency of incident radiation। ये भी सही है। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना है तो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिए। तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये तो गलत हो जाएगा, अपने आप ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने चूज किया है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारा यहाँ पे। स्टेटमेंट जो है वो ए है, सी है एंड डी है। तो देख लेते हैं ए सी डी किस में है। तो ए सी डी है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus 2L। पहले क्या था बच्चे? एक वायर है, ठीक है, और उस वायर का लेंथ कितना है? L। मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और इससे एक वेट हैंग किया गया, एक मास हैंग किया गया जिसका मास है M। अब ऐसा करने से क्या हुआ? इसका लेंथ इंक्रीज हो गया। कितना से इंक्रीज हो गया बच्चे? तो इसका लेंथ इंक्रीज हो गया 2L से, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटेंडेड वायर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस और इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है बच्चे, यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। तो अगर हाफ स्ट्रेन लिखेंगे तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना आया? 2L, और ओरिजिनल लेंथ क्या था इसका? L। क्लियर है। स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो फोर्स इसके ऊपर जो टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा mg, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया A। और इस वायर का अगर वॉल्यूम लिखेंगे तो इस वायर का वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू ए, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से देखेंगे तो कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड जो आएगा वो आएगा mgl। कितना आ जाएगा? mgl। और करेक्ट ऑप्शन बनेगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट is placed at 10 centimeter in front of a concave mirror whose focal length is 15 centimeter. The image formed will be। क्या बोला जा रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है ना, एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और इस कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है वो कितना है बच्चे, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया गया है कहां पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो अगर 10 सेंटीमीटर आप देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर इसके बीच में ही आएगा, मतलब ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट किधर है 10 सेंटीमीटर पे, है ना। अब तुम ही बताओ ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये आपको याद ही होगा, आपको पता ही होगा, जब फोकस एंड पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है ना, और कैसा होता है वो, मैग्निफाइड होता है और वर्चुअल होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें से, सही ऑप्शन चूज कर लीजिए। रिड्यूस्ड इन साइज गलत है, रिड्यूस्ड इन साइज गलत है, मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड बोल रहा है, गलत है, इरेक्ट है ना, तो मैग्निफाइड एंड इरेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर अ वेरी लार्ज प्लेट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज is shown. P1 and P2 are 2 points at distance L and 4L. The charge distribution F sigma is the surface charge density. Then the magnitude of electric field E1 and E2 at point P1 and P2 are, है ना। यहाँ पे एक प्लेट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा। 2 पॉइंट लिया गया, एक P1 और एक P2। P1 जो है वो शीट से L डिस्टेंस पे है, P2 जो है वो 4L डिस्टेंस पे है। अब आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लार्ज प्लेन शीट के वजह से जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर। क्या होता है जी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर हो गया। इसका मतलब 1 पे बोलो 2 पे बोलो, दोनों जगह कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों, है ना। सही ऑप्शन बन जाएगा 4 का, ऑप्शन नंबर 4। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट्स हैं, है ना, और उनको बताना है कि वो क्या है, गलत है, ट्रू है, फॉल्स है, ये बताना है हमें। तो given below are 2 statements. Statement 1, the equivalent resistance of resistor in a parallel combination is smaller than the least resistance used in the combination. ये क्या बोल रहा है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, R1 और R2 मान लो, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चे, इक्विवेलेंट लिखेंगे तो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। क्लियर है। अब यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट होता है, R इक्विवेलेंट क्या होता है, वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन बोथ R1 एंड R2, है ना। क्या होता है, स्मॉलर देन बोथ R1 एंड R2। तो सही बात है, स्टेटमेंट सही है ना, हमने देखा है। स्टेटमेंट 2 क्या होता है, क्या बोल रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा स्टेटमेंट गलत है ना। रेजिस्टिविटी रो जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होता है। ये रिलेशन आप रेजिस्टेंस का भी रिलेशन पढ़े होंगे, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन बनने वाला है वो क्या है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड 2 जो है वो, सॉरी 1 करेक्ट, हाँ ठीक है, 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू
बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है बच्चों। हाँ, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 डायमेंशन से है। द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। जब भी डायमेंशन आपको लिखना हो तो आप रिलेट करें और याद करें सबसे आसान सा फॉर्मूला जिससे डायमेंशन लिखा जा सकता है। यहाँ पे मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस दिख रहा है। अब इंडक्टेंस म्यूचुअल हो या सेल्फ हो, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दोनों का यूनिट सेम होता है हेनरी, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन बोलो या सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन बोलो, सेम हो जाएगा। अब सेल्फ इंडक्टेंस एक रिलेशन हमें याद है कि एनर्जी स्टोर जो होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, होता है ना बच्चे। तो एल का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं और ये हो जाएगा ई अपॉन आई स्क्वायर, हो जाएगा ना। ई हो गया एनर्जी, एल, अब एल का जो डायमेंशन होगा वही एम का डायमेंशन होगा ना। एनर्जी का कितना होता है, तो ये होता है ml/T-2 और आई करंट है बच्चे, करंट के लिए आई यूज करते हैं, ए यूज करते हैं, तो यहाँ पे ए यूज किया गया है तो ए स्क्वायर। अब इसको लिखोगे तो हो जाएगा ml/T-2 a का पावर -2, है ना। सही ऑप्शन आप देख लीजिए इसमें कौन सा है। यहाँ पे तो सही ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ वर्क डन एन आइडियल डायटोमिक गैस टू द हीट सप्लाइड टू इट इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब P जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है बच्चे। अब इसमें हमसे पूछ रहा है वर्क डन अपॉन डेल्टा क्यू का रेशियो। तो वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस में हो जाता है NR डेल्टा T, है ना। और जो हीट हो जाएगा इसके अंदर वो हो जाएगा NCP डेल्टा T, मतलब ये आ जाएगा R अपॉन CP। अब CP क्या होता है, CP होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/2+1, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। अब यहाँ पे डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चे, 5। तो हो जाएगा 5/2+1 दैट इज 7/2 R आने वाला है। यहाँ पे R होता है, माफ कीजिएगा, ठीक है, 7/2 R। तो पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे R अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 R और ये आएगा 2/7। क्या आ जाएगा, 2/7। और सही ऑप्शन अगर चूज करेंगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 2/7। क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A constant current I is flowing along a length of a conductor of variable cross section as shown in the figure. The quantity which does not depend upon the area of cross section is। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक वायर है ना, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो वेरिएबल है, इसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है हर जगह पे। अब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I। हमसे इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्वांटिटी है ना वो डिपेंड नहीं करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, है ना। तो सबसे पहला बात तो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी I/A होता है ना। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो डिपेंड कर रहा है ना। दूसरा आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा N मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक रिलेशन याद होगा आपको, J होता है सिग्मा इंटू ई। क्या हो जाता है, सिग्मा इंटू ई। अब J का मतलब क्या है, J का मतलब है I/A, सिग्मा इंटू ई। तो आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। इसी तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आप चेक कर सकते हैं, VD
VD हो जाता है I/NEA, है ना। तो ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव the electric field vector and magnetic field vector are E equal to E naught j cap, B equal to B naught I cap respectively. The direction of propagation of electromagnetic wave. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू E क्रॉस B। तो E क्रॉस B आप लिखिए, E क्रॉस B लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E नॉट J क्रॉस B नॉट I, और ये हो जाएगा E नॉट B नॉट J क्रॉस I, और J क्रॉस I लिखेंगे तो आएगा माइनस ऑफ Q, माइनस ऑफ Q। क्लियर है बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, माइनस ऑफ K। क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, a rigid ball of mass m strikes on a rigid wall at 30 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the ball on the wall will be, है ना। दीवार से बॉल के ऊपर जो इम्पल्स इम्पार्ट किया गया है वो पूछा जा रहा है ना। मतलब कि हमें यहाँ पे इम्पल्स का मतलब होता है डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम आप लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। इस तरफ हो जाएगा mv cos थीटा, इस तरफ हो जाएगा मोमेंटम mv sin थीटा, है ना। फिर जब ये रिफ्लेक्टेड जो बॉल है उसका मोमेंटम इस तरफ हो जाएगा mv sin थीटा। सेम ही एंगल है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। और इधर हो जाएगा mv cos थीटा, है ना। तो डेल्टा पी जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो ये जो अलोंग द वॉल वाला मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, सेम है, इसमें चेंज नहीं आया है ना। तो ये डिफरेंस होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल भी वही है, इनिशियली भी वही है। लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, पहले इधर था बाद में इधर है ना। तो आप लिखेंगे तो हो जाएगा mv cos थीटा आई कैप माइनस ऑफ mv cos थीटा माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट इज 2mv cos थीटा आई कैप हो जाएगा। क्लियर है। अब पुट कर लीजिए वैल्यू। 2 मास m है, m ही है, वेलोसिटी v है, और cos 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2mv cos 30 इज √3/2, और ये हो जाएगा √3mv। सही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। Which one of the following is thrown out when placed in magnetic field? ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड से जो रिपल्शन फील करेगा जिस तरह का मटेरियल, वही क्या होगा, वहां से थ्रोन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता है, वीकली अट्रैक्ट होता है। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। डायामैग्नेटिक वीकली रिपेल होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किस तरह का मैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो गया 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। When you walk through a metal detector carrying a metal object in your pocket, it raise an alarm. This phenomena is due to. अब इसके लिए आपको मेटल डिटेक्टर का वर्किंग समझना पड़ेगा। मेटल डिटेक्टर क्या होता है बच्चे, जब आप स्टेशन पे जाते होंगे जिससे क्रॉस करना होता है आपको, है ना, डोर होता है उससे क्रॉस करना होता है। तो बेसिकली वो एक कॉइल है, क्या है, एक कॉइल है, और वो कनेक्टेड होता है विद कैपेसिटर, है ना। और ये जो कॉइल है वो कैपेसिटर के साथ रेजोनेंस में होता है।
क्या किसमें होता है? रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में होगा, अब इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा आई एट रेजोनेंस पे। अब जब आप इसके थ्रू पास करते हैं, है ना, जब आप इससे होके पास करते हैं और आपके पास मान लीजिए मेटल का कोई पीस है, तो मेटल जैसे ही इसके अंदर आता है तो ये जो सर्किट है इसका इम्पिडेंस चेंज हो जाता है। सर्किट क्या है? इम्पिडेंस। पहले रेजोनेंस में था, अब एल का वैल्यू कुछ और हो गया, सी का वैल्यू कुछ और हो गया, तो अब रेजोनेंस में रहा नहीं। तो इम्पिडेंस चेंज होने की वजह से सर्किट के अंदर करंट चेंज हो जाता है। तो जब आप पास करेंगे मेटल डिटेक्टर से तो उसके अंदर करंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। करंट का चेंज जो है वो सर्किट डिटेक्ट करता है और जैसे ही करंट चेंज होता है अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, दिस फिनोमेना इज ड्यू टू रेजोनेंस इन एन एसी सर्किट। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, फिगर 1, 2, 3 एंड 4 शोज वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ टाइम। अब बताना है आपको द इम्पल्सेस इज हाईएस्ट इन द फिगर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ग्राफ जो है फोर्स और टाइम के बीच में है ना, और हमसे पूछ रहा है किसके अंदर इम्पल्स मैक्सिमम है। आपको पता होना चाहिए जे जो होता है वो डेल्टा पी होता है और एफ इंटू टी होता है, और अगर ग्राफ है तो एरिया अंडर एफ टी कर्व जो होगा वो इम्पल्स बताएगा। क्या बताएगा? इम्पल्स बताएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हर एक ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेना है। जिसका एरिया ज्यादा होगा वही इस सवाल का आंसर होगा। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 1, है ना, तो 1 आ गया। इसका एरिया अगर मैं लिखूं तो इसका एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल है बच्चे तो 0.25 और इंटू 1 0.25। ठीक, इसका अगर एरिया लिखूंगा तो हो जाएगा, वापस ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 0.75, तो 0.75 ही हो गया, है ना। लास्ट वाले का एरिया लिखेंगे तो हो जाएगा, ये भी ट्रायंगल है देखिए, तो हाफ बेस 2 और इंटू हाइट 2, कितना आ गया? ये 2 आया। तो सबसे ज्यादा जो इम्पल्स मेरे को देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा एरिया इसका है तो सबसे ज्यादा इम्पल्स इसी का हो गया। इम्पल्स क्या हो गया? 2 न्यूटन मीटर हो जाएगा, है ना, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो हाईएस्ट किसमें है? फिगर 4 में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फिगर 4 ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। The self-inductance of a coil having 600 turns is 2 millihenry। कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल करस्पॉन्डिंग टू द करंट 5 मिली एम्पियर। 5 पूछ रहा है तो 5 तो सिंपली L इंटू आई हो जाएगा। L कितना है? 20 इंटू 10 टू द पावर -3 और हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। तो ये बच जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -6 और बोल सकते हैं 10 टू द पावर -4 V1। सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें असर्शन और रीजन का सवाल है। असर्शन, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू बॉडीज मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ 2 बॉडीज। क्या बोला जा रहा है असर्शन के अंदर? कि 2 बॉडीज के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो इक्वल हो सकता है सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 बॉडीज की, मतलब V1 प्लस V2 हो सकता है। तो सही बोल रहा है। अगर 2 बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है ना। मे बोल रहा है, मे बी इक्वल टू सम ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द 2 बॉडीज। क्लियर है? सही है। दूसरा रीजन, समटाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 2 बॉडीज मे बी इक्वल टू द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ द 2।
ये भी स्टेटमेंट सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज उनके वेलोसिटी के डिफरेंस के बराबर हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट, जो असर्शन है और जो रीजन है, दोनों अपने आप में एक अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग सिचुएशन के लिए। मतलब किसी तरीके से दूसरे वाले का कोई रिलेशन नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, चलिए देखते हैं। 16 नंबर, which of the following fusion reaction will not result in the net release of energy? फ्यूजन रिएक्शन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। फ्यूजन रिएक्शन हमेशा लाइटर न्यूक्लियाई के बीच में होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो क्लोरीन है वो हेवियर है, वो लाइटर न्यूक्लियाई नहीं है ना, मिडिल में आता है ऑलमोस्ट। तो ये सब तो शो कर सकते हैं, है ना। क्लोरीन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर ही नहीं सकता है, तो एनर्जी भी रिलीज नहीं होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर मतलब 4 वाला गलत है ना। तो यही चूज करना है। तो सेकेंड ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर हो गया बच्चों? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। When a telescope is in normal adjustment, the distance of the objective from the eyepiece is found to be 120 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको टेलीस्कोप का लेंथ पता होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में L जो होता है वो हो जाता है F0 प्लस FE, और ये दे रखा है बच्चे 120 सेंटीमीटर। और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप दे रखा है। मैग्नीफाइंग पावर जो होता है F0 अपॉन FE, और सवाल में ही दे रखा है 23। तो यहां से आप F0 लिख सकते हैं। F0 हो जाएगा 23 FE। अब हम लोगों को पता है कि F0 प्लस FE 120 है, तो F0 की जगह पे 23 FE लिख सकते हैं। तो 23 FE प्लस FE इक्वल टू 120, 24 FE इक्वल टू 120, FE इक्वल टू 120 अपॉन 24, 5 सेंटीमीटर। अब जब FE 5 सेंटीमीटर हो गया है तो F0 कितना हो जाएगा? F0 हो जाएगा L दैट इज 120 माइनस 5, 115 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अ सैटेलाइट इज एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड टू 3 times, देन क्या होगा? बोला जा रहा है कि एक सैटेलाइट, माफ कीजिएगा, सैटेलाइट है, और जब सैटेलाइट ऑर्बिट करता है अर्थ के अराउंड, मान लो r रेडियस पे कर रहा है, अर्थ है r रेडियस पे कर रहा है, तो इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो रहा होगा √gm अपॉन r रहा होगा, ठीक। और अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख दें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ m gm अपॉन r। क्लियर है? अब बोल रहा है कि नाउ जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो 3 times कर दिया गया इनिशियल का। तो चलो 3 times कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 m gm अपॉन r। तो स्पीड अगर लिखेंगे तो हाफ m, मान लेते हैं स्पीड हो गया v, तो हाफ m कट गया, v स्क्वायर हो गया 3gm अपॉन r, और v हो गया √3gm अपॉन r। कितना हो गया? √3gm अपॉन r।
आपको पता होना चाहिए वी एस्केप जो होता है वो क्या होता है बच्चे, √2gm अपॉन आर। हेयर आप देख सकते हैं कि जो v है वो ग्रेटर देन है किसके, वी एस्केप के। मतलब क्या करेगा, एस्केप आउट कर जाएगा। क्या करेगा, एस्केप आउट कर जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इट विल मेंटेन इट्स पाथ, नहीं गलत है। इट विल रोटेट विद वेलोसिटी, गलत बात है। इट विल एस्केप आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज, ये आपको पता होना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड बनने में और लिक्विड से गैस बनने में, लिक्विड से गैस बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर सेपरेट हो जाते हैं किसके अंदर, जब लिक्विड से गैसियस फेज के अंदर जाता है। तो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ई दे रखा है, मास एम, रिलैक्सेशन टाइम टी, इन अ मेटल इज। तो सबसे पहले तो मोबिलिटी समझना पड़ेगा। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई अपॉन एम और इंटू टाउ अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बच जाएगा, ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो देख लीजिए सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। 21 देखेंगे, इफ टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट आर ऑफ अनइक्वल विथ, अगर 2 स्लिट अनइक्वल विथ का हो जाए तो क्या होता है, अनइक्वल विथ का हो जाएगा तो इंटेंसिटी दोनों जगह अलग अलग हो जाएगा, और इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगा तो जो डार्क है वो प्रॉपर डार्क नहीं बनेगा। जब सेम इंटेंसिटी होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो डार्क का इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाता है, कंप्लीट ब्लैक हो जाता है ना। तो इस केस में क्या होगा, द डार्क फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली डार्क। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। A sound wave by equal to A0 sin omega t, by equal to A0 sin omega t minus kx, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। एम्पलीट्यूड कितना है, A0, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड वॉल। जब भी रिजिड वॉल से टकराएगा तो फेज गेन होगा कितने का, पाई का। ठीक है, विद 75% ऑफ एम्पलीट्यूड। तो पहले एम्पलीट्यूड कितना है, ए, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 75% ऑफ प्रीवियस। तो 75 को 3/4 भी लिख सकते हो, 0.75 को A0। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्ट हो रहा है तो पहले इधर जा रहा था, अब पीछे वापस आएगा, तो वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे रिफ्लेक्टिव वेव का तो AR साइन ओमेगा टी, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया है, अब +5 हो जाएगा। तो AR हो गया बच्चे 3/4 A0 साइन ओमेगा टी प्लस KX प्लस पाई, और हो जाएगा -3/4 A0 साइन ओमेगा टी प्लस KX, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस आगे आ गया। देख लीजिए सही ऑप्शन कौन सा है, मेरे को तो सही ऑप्शन लग रहा है इसमें सेकंड है ना, 3/4 A0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। क्लियर है, तो 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, क्या बोला जा रहा है, 2 मेटल स्फीयर
वन ऑफ रेडियस आर, देख लीजिए एक का रेडियस आर है एंड अदर ऑफ रेडियस 3r, दूसरा वाला जो है वो 3r है। रेस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा, तो इस पे जो चार्ज हो जाएगा Q1 वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr², और इस पे जो चार्ज हो जाएगा बच्चे Q2 हो जाएगा सिग्मा इंटू 4π3r का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 36 पाई सिग्मा r², और ये हो जाएगा 4 पाई सिग्मा r², और टोटल चार्ज लिखोगे तो हो जाएगा 40 पाई सिग्मा r²। क्लियर? 40 पाई सिग्मा r² टोटल चार्ज हो गया। अब क्या बोला जा रहा है सवाल के अंदर, दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, कॉन्टैक्ट में लाया और दूर कर दिया, तो कॉन्टैक्ट में लाने से क्या हो गया होगा, आफ्टर सिचुएशन पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया होगा। तो मान लो इस पे चार्ज है Q1 डैश और इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश, तो पोटेंशियल तो दोनों का सेम हो गया, तो क्या लिखेंगे K Q1 डैश अपॉन R इक्वल टू K Q2 डैश अपॉन 3R। तो यहां से आप K R कट करेंगे तो आएगा Q2 इक्वल टू 3Q1 डैश, है ना। अब चार्ज तो कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के, है ना। और Q2 डैश 3Q1 डैश के बराबर है, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू हो गया 40 पाई सिग्मा r², है ना। यहां से Q2 के जगह पे मैं 3Q1 डैश पुट कर रहा हूं, तो हो जाएगा 4Q1 डैश इक्वल टू 40 पाई सिग्मा r², Q1 डैश हो जाएगा 10 पाई सिग्मा r², और इसी तरीके से Q2 डैश हो जाएगा 30 पाई सिग्मा r², है ना। अब हमसे नया डेंसिटी पूछ रहा है, नया डेंसिटी, तो नया डेंसिटी सिग्मा 1 लिखेंगे तो हो जाएगा चार्ज 10 पाई सिग्मा r² अपॉन इसका एरिया 4 पाई r², है ना। तो आप देखेंगे तो आएगा 5/2, डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ तो दिखाएगा ही नहीं, सिग्मा 1 कितना हो जाएगा 10 पाई सिग्मा r² जो चार्ज है इस पे, और इसका एरिया तो 4 पाई r², और ये कितना आ रहा है 5/2 सिग्मा। देख लो बाकी सब r² कट के जाएगा, पाई कट जाएगा। इसी तरीके से अगर सिग्मा 2 लिखें तो इसके ऊपर जो चार्ज है कितना है 30 पाई सिग्मा r², है ना बच्चों। और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, इसके एरिया से, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई और 3r का स्क्वायर, तो 36 पाई r²। तो यहां से आप देखेंगे तो हो जाएगा 5/6 सिग्मा, तो हो जाएगा π/2 सिग्मा और 5/6 सिग्मा। पहला ऑप्शन 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं अब। एनर्जी लेवल A, B and C of a certain atom correspond to increasing value of energy, that is C का एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर B का है और फिर A का है। ठीक है, क्लियर है। अब if nu1, nu2 and nu3 are the frequency of radiations corresponding to transition C to B, C to B क्या है nu1, ठीक है, B to A क्या है nu2 एंड C to A ये क्या है nu3। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी गैप है, यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ना, हमें पता है कि अगर इसको मैं बोल दूं ये है क्या बोलते हैं EA
यहाँ का एनर्जी, ई बी यहाँ का और इसी, ये जो गैप है, आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो डिफरेंस है ऑफ एनर्जी है दिस, है ना, इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ वाला एनर्जी हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई ए बी प्लस ई बी सी हो जाएगा ई ए सी के बराबर। क्लियर है ना। तो यहाँ जो डिफरेंस है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ई ए बी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से न्यू2 है, और बी सी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से न्यू1 है। तो ये हो जाएगा एच न्यू2 प्लस एच न्यू1 इक्वल टू एच न्यू3। तो न्यू2 प्लस न्यू1 इक्वल टू हो गया न्यू3, और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा हमसे। यहां से अगर न्यू1 लिखें तो न्यू1 हो जाएगा न्यू3 माइनस न्यू2, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल देखेंगे। A copper ball of 3 centimeter radius is heated in a furnace to 127 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना है इसका 400 केल्विन, है ना, उसको केल्विन में लिखेंगे तो 400 हो जाएगा। इमिसिविटी इसका दे रखा है 0.2, है ना। चलिए अब हम लोग इसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं व्हाट रेट डज इट रेडिएट्स एनर्जी। तो dQ/dt हम लोग जानते हैं हो जाता है सिग्मा ई ए टी का पावर 4। सिग्मा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.6 इंटू 10 टू द पावर -8। ई का वैल्यू दे रखा है 0.2। ए का वैल्यू दे रखा है, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर है 3 तो 9 इंटू 10 टू द पावर -4, और टी का पावर 4, टेम्परेचर है 400 का पावर 4। और इसको बाकी का तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 का आएगा, सॉल्व करने के बाद 3.28 वॉट। कितना आ जाएगा 3.28 वॉट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए देखते हैं 26। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। देखिए इधर ए है, इधर बी है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। सबसे पहले तो करंट लिख लेते हैं, तो करंट आई लिखेंगे तो हो जाएगा ई नेट अपॉन आर नेट। तो ई नेट देखेंगे तो 12 और माइनस दोनों अपोजिट है, तो 12 माइनस 9, और आर नेट सीरीज में है तो 4 और 2 हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 3/6 1/2 एम्पियर। क्लियर है, तो करंट मिल गया हमें हाफ एम्पियर, है ना। और हमें लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, कहां से, VA। ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या है, तो करंट का डायरेक्शन बच्चे ये है ना। तो हम लोग इधर जा रहे हैं और कहां से, लो से हाई जा रहे हैं, तो VA प्लस क्या लिखेंगे 9। ठीक है, और करंट भी इधर जा रहा है, मतलब इस तरफ लो और इस तरफ हाई रहा होगा, तो अगेन प्लस लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू कहां पहुंच गए, बी पे, तो VB। क्लियर है ना। अब यहाँ पे VA माइनस VB माइनस VA अगर लिखोगे, VB माइनस VA तो आ जाएगा 9 प्लस इधर 2 आ जाएगा 11 वोल्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए देखते हैं। In an unbiased PN junction, electrons diffuses from N region to P region because of, ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। तो देख लेते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस गलत है। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N रीजन देन दैट इन द P रीजन। सही है, 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थ्योरेटिकल बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए था।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। चलिए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर। ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक स्फीयर है ना, और इसका डेंसिटी रो है, रेडियस आर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो आएगा बच्चा 2/5 mr²। और अगर मास लिखने जाओगे डेंसिटी के टर्म में तो हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 πr³ और इंटू डेंसिटी इंटू r²। तो तुम देख सकते हो ये आ जाएगा 8/15 पाई r का पावर 5 और इंटू रो। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, r का पावर 5 है, लेकिन हाँ, इसका मतलब पाई का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। तो 8/15 पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 रो r का पावर 5। तो 15 इंटू 7 105 हो जाएगा और 22 इंटू 8 8 दूना 16 160 8 दूना 16 176। ठीक है, तो ये हो जाएगा 176/105 R5 इंटू रो। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 हो गया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, इन द लूप शोन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट O इज। सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है, 2 क्वार्टर सर्कल है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो इस वाले पार्ट से होगा नहीं, उसी पॉइंट से पास कर रहा है, इससे होगा नहीं, इससे होगा नहीं, मतलब 2 ही पार्ट से मैग्नेटिक इंडक्शन होने वाला है। किस किस से होगा? तो इन दोनों से, एक तो इससे और दूसरा इससे। तो नेट मैग्नेटिक सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो BO हो जाएगा, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, B1 प्लस B2। B1 लिखोगे तो आ जाएगा μ0I अपॉन, क्वार्टर सर्कल से होता है बच्चे 8R, आपको पता होगा, और दूसरे के वजह से लिखेंगे तो μ0I 8R की जगह पे R/4 हो जाएगा। तो आप इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा μ0I अपॉन 8R प्लस μ0I अपॉन 2R। 8R μ0I प्लस 4 μ0I, तो हो गया 5 μ0I अपॉन 8R, सही ऑप्शन। और देखेंगे तो आपको एक पहला ऑप्शन दिखेगा, तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि B/m। ध्यान से देखिए, B/m का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? B लिखेंगे तो हो जाएगा μ0I अपॉन 2R, और M लिखेंगे तो हो जाएगा I और इंटू एरिया πr², अगर R रेडियस है तो आप देखेंगे B/m, तो I और I तो कट जाएगा, μ0 अपॉन 2 पाई R³ आ रहा है, मतलब B/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के। अब पूछ रहा है कि व्हेन बोथ द करंट एंड रेडियस इज ट्रिपल्ड, करंट से पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है B/m, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के, है ना। ये तो B/m को कुछ बोल देता हूं बच्चे, है ना, इसको x1 बोल देता हूं, B/m पहले x है, इसको x बोला गया है ना। तो x अपॉन x डैश प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R2 अपॉन R1 के क्यूब के, तो x अपॉन x डैश इज इक्वल टू R2 हो गया 3R, R1 था R³, तो आप देखेंगे तो x डैश जो हो जाएगा x3 का पावर क्यूब x अपॉन 27।
है ना। तो नया जो एक्स डेक्स मतलब नया b/m का जो रेशियो है, क्लियर है। तो x अपॉन 27 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। वाटर प्रूफ एजेंट इंक्रीजेज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाटर एंड फाइबर्स। डिटर्जेंट इंक्रीजेज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, गलत बात है। हाइड्रोलिक मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रॉलीज, और गलत बात है। वेंचुरोमीटर मेजर्स द फ्लो स्पीड ऑफ कंप्रेस, गलत बात है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का। तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 1। 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। ये तो आपको याद मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड है तो पता होना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ध्यान से देखो। 40 है, इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, इधर भी 40 है ना। इधर 120 है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, कैंसिल हो जाएगा बच्चे, है ना। अब जैसे ही ये कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गए सीरीज। तो 40 और 40 सीरीज में 80 हो गया। इधर से 40 सीरीज में 80 हो गया। तो इधर 80 और इधर 80 और 80 पैरेलल में कितने हो जाएंगे 40। बनाने वाला सवाल नहीं है। इसको फिर से अगर रीड्रॉ करना चाहते हो तो इधर 40 हो जाएगा, इधर भी 40 हो जाएगा, फिर इधर 40 हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा। ये A है, ये B है, यहां से तो गायब ही हो गया, है ना, यूजलेस हो गया। तो आप देख सकते हैं इसको आप इक्विवेलेंट बनाएंगे तो बनेगा 40 80 और इधर भी 40 80, है ना बच्चे। और फाइनली बनाओगे तो 80 पैरेलल में फाइनल बचेगा 40। कितना बचेगा 40। तो सही ऑप्शन है 4। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो विल बी। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताना है किसका है। तो देख लो, नॉट गेट है, ए है, यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी बार, है ना। यहाँ पे आ जाओगे तो आ जाएगा नॉर गेट है, तो यहाँ पे आ जाओगे बच्चे तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार प्लस बी बार का डबल बार। ठीक है। अब इसको और आगे लिखोगे तो आगे हो जाएगा, इसको ब्रेक करोगे तो ए इंटू बी बन जाएगा, डी मॉर्गन लॉ से। क्लियर है। तो ये बच गया ए इंटू बी और फिर वापस नॉट गेट है ना। तो यहाँ पे जो वापस मिलने वाला है ए इंटू बी का बार मिलने वाला है, यानी कि अगेन ए इंटू बी का बार, इसका मतलब नैंड गेट है। क्या है, नैंड गेट। क्लियर है। आप ऐसे बना सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्लियर है। 34 देखते हैं। For a particle moving in a vertical circle, the total energy at different points along the circular path. वर्टिकल सर्कल में जब घूमेगा कोई पार्टिकल, है ना बच्चे, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसका हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। लेकिन देखो नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, लेकिन ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पे जो टेंशन है या जो भी फोर्स है जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है वो वर्क नहीं करता है, तो टोटल एनर्जी जो रहता है वो कंजर्व रहता है। तो क्या हो जाएगा, इज कंजर्व्ड। क्या हो जाएगा, इज कंजर्व्ड। तो 34 का हो गया 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्लियर है। A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 5m। एक मास m है और एक दूसरा मास है 5m और यह है रेस्ट में। ठीक है। और द लाइटर ब्लॉक कम्स इनटू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर का सिचुएशन है ना, और इधर आफ्टर है। तो आफ्टर कोलिजन क्या है कि जो लाइटर है वो कहा जाता है रेस्ट में,
और जो हेवियर है वो कुछ वेलोसिटी से भाग रहा होता है, मान लो v डैश। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक, इसका वेलोसिटी दे रखा है v, ठीक। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो m इंटू वी होगा, दूसरा वाला रेस्ट में था, फिर ये रेस्ट में आ गया तो इसका 0 और हेवियर वाला इसका वेलोसिटी v डैश, तो v डैश हो जाएगा v/5 हो जाएगा बच्चे। अब हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v डैश जो कि v/5 है, -0 दूसरा वाला रेस्ट में है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा v-0, तो आप देखेंगे आएगा 1/5 जो कि बराबर होगा 0.2 के, और सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। A circular current carrying loop with magnetic moment parallel to the magnetic field is rotated by an angle of 60 degree। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस तरीके से एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियस सी बात है इधर ही होगी, ठीक है। पैरेलल बोल रहा है कि स्लोली रोटेटेड बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया, ठीक है। अबाउट इट्स डायमीटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इनमें से क्या क्या सही है? तो टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क क्या हो जाता है बच्चे? टॉर्क होता है mb sin थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे m और b के बीच में एंगल क्या है? 0। तो अभी तो टॉर्क 0 है, जब आप घुमाएंगे तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? अभी 0 से मैक्सिमम की तरफ टॉर्क जाएगा। तो टॉर्क ऑन द लूप इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। 3 ऑप्शन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लूप, पोटेंशियल एनर्जी होता है -mb cos थीटा। तो अभी cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, -mb मतलब मिनिमम रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और जब इसको 90 डिग्री से घुमाएंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो मिनिमम से 0 हो रहा है, तो इंक्रीजेस फ्रॉम मिनिमम टू 0 4। क्लियर है? तीसरा देखिए सी ऑप्शन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप क्या होता है? m = n × I है ना। तो जब तक करंट चेंज नहीं करोगे मैग्नेटिक मोमेंट लूप का चेंज नहीं करेगा तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। सेकंड, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा? अभी मैक्सिमम हो रहा होगा, है ना। फ्लक्स क्या होता है? b × a cos 0, तो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम से कहाँ? अगर 90 डिग्री में घुमा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, ऑप्शन हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखेगा। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। The fundamental frequency of an open organ pipe is 200 Hz. The first overtone of this pipe has same frequency as first overtone of closed organ pipe. If a speed of the sound is 330 meter per second, the length of the closed organ pipe. ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। The fundamental frequency of open organ pipe. Fundamental कितना होता है? फंडामेंटल ओपन का v/2L, और ये कितना है? 200, ठीक। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस पाइप, द फर्स्ट ओवरटोन इसका हो जाएगा 2v/2L, 2v/2L मतलब ये कितना हो जाएगा जी? 400 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन वाले का 200 है, फर्स्ट ओवरटोन मतलब दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा ओपन वाले का? तो डबल हो जाएगा 400। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ, सॉरी माफ कीजिएगा, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया किसका?
फर्स्ट ओवरटोन ओपन का है ना। सेम एज फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज वाले का, एक क्लोज भी है तो क्लोज वाले का फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा 3V/4L, है ना, 3V/4L, है ना। और वो किसके बराबर है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन, जिसका फर्स्ट ओवरटोन कितना आया है 400, ये 400 के बराबर है। तो हमसे L पूछ रहा है, तो L हो जाएगा 3V/4 × 400, इसको इस तरफ कर दिया है। तो 3V का मतलब 330 अपॉन 1600। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.618 मीटर, है ना, दैट इज 61.8 सेंटीमीटर। 37 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका सेकेंड ओवरटोन लिख लिया, फंडामेंटल 2 सा था, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन कितना हो जाएगा 400, इसको इक्वेट कर दिया क्लोज वाले के फर्स्ट ओवरटोन से, जो कि हो जाएगा 3V/4L, फिर सॉल्व कर दिया। क्लियर है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, इन मूविंग फ्रॉम D to C, D है और ये C है, तो D to C गया है। अलोंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, वर्क डन दे रखा है कितना 9.6 × 10⁻⁻90। तो वर्क डन क्या हो जाता है बच्चे, Q × ΔV, है ना, Q × ΔV। तो Q × ΔV कहां से कहां ले गया है, D से C, तो Q D से C ले गया है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस A हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। डेल्टा W है 9.6 10⁻⁻19, Q हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, और Vc माइनस Vd, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस रख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां से इसको कट कर दीजिए, तो Vc माइनस Vd, यहां से 4 टाइम्स कटेगा, -4, नहीं 6 टाइम कटेगा, तो -6 आ रहा है। Vc माइनस Vd, Vc माइनस Vd, Vc माइनस Vd, मतलब ये हाई है और ये लो है, ठीक है। नहीं, Vc माइनस Vd नेगेटिव है, मतलब D वाला हाई है और C वाला लो है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस Vd माइनस D माइनस, मतलब D और ये तो सेम ही है, D माइनस B। अब D क्या है, हाई है, और B क्या है, लो है, तो हाई माइनस लो पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेम होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो Vc माइनस Vd 6 वोल्ट है, Vd माइनस Vc 6 वोल्ट हो जाएगा, और Vd C और B सेम पोटेंशियल पे आप देख सकते हैं, तो Vd माइनस Vb, V क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, Vd माइनस Vc 6 वोल्ट है, तो Vd माइनस Vb हो जाएगा 6 वोल्ट। सही ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो 38 का हो गया ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे बच्चों। इन मूविंग फ्रॉम D to C along an electric field lines, the work done by the electric field on an electron is given by if phi1 and phi2 are equipotential surface, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब हर जगह इक्वल पोटेंशियल है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस Bd माइनस Bb। यहाँ ध्यान से देखिए, इस सवाल में इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहा है, मतलब Vc और Vb बराबर होगा Va और Vd बराबर होगा। क्लियर। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, तो ये हाई होगा और ये लो होगा।
इलेक्ट्रॉन को जाने में जो वर्क हुआ डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है क्यू इंटू डेल्टा वी, है ना। तो वर्क डन कितना दे रखा है 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्यू कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 6 वोल्ट। कितना आ जाएगा 6 टाइम कट जाएगा ये 6 वोल्ट, है ना। हाई कौन सा है सी, यानी कि ये जो Vc माइनस Vd ये आया है 6। Vd माइनस Vc अगर लिखेंगे तो -6 वोल्ट हो जाएगा, है ना। और C और B सेम पोटेंशियल पे है बच्चे, तो Vd माइनस Vb अगर लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा -6 वोल्ट। क्या हो जाएगा -6 वोल्ट। तो आपको 38 का सही ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन आइडियल गैस। आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर जो एनर्जी होता है वो कितना होता है ½ kT, है ना, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन इस बार बोल रहा है पर मोल, मतलब एक मोल में, तो एनर्जी जो है वो ½ kT और इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएंगे, तो हो जाएगा ½ K इंटू Na और इंटू T और ये हो जाएगा ½ RT। क्या हो जाएगा ½ RT। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। तो 39 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे 40 नंबर। An AC voltage is applied to a resistor R and inductor L in series। एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है और इसमें लगाया गया एसी वोल्टेज R है, L है। क्लियर है। इफ R एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, R तो है ही लेकिन एक्सएल भी बोल रहा है कि R ही है, दोनों बराबर है और R इक्वल टू एक्सएल इक्वल टू कितना है 4 ओम। द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाई वोल्टेज एंड द करेंट इन द सर्किट। फेज डिफरेंस पूछ रहा है तो tan फाइव क्या हो जाता है बच्चे, tan फाइव होता है एक्सएल अपॉन आर, तो हो जाएगा 4/4, दोनों बराबर ही यहाँ पे, तो 1 हो गया, फाइव इक्वल टू आ गया π/4 और क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल 41। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 300 centimeter, mass 600 gram is balanced on a wedge placed at 60 centimeter mark. A mass of 3 kg is suspended from the rod at 30 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 240 centimeter marks as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. ध्यान से देखिए इस पॉइंट के अबाउट, ये रॉड है, इसका मास दे रखा है 600 ग्राम मतलब 0.6 kg और वो कहाँ है 300 सेंटीमीटर मार्क पे, तो सॉरी इस बैलेंस बेस ऑफ 60 सेंटीमीटर मार्क्स पे बैलेंस्ड है। तो बेटा इसका लेंथ पूरा है 300 सेंटीमीटर, तो यहाँ से सोच लो ये 60 सेंटीमीटर है ना, ये 60 है, सेंटर ऑफ मास 150 पे रहा होगा क्योंकि 300 सेंटीमीटर का है, रॉड का मैं बात कर रहा हूं, और यहां से जो डिस्टेंस रहा होगा वो रहा होगा 90 सेंटीमीटर का और यहां से लग रहा होगा वेट 0.6 है ना इंटू जी लग रहा होगा ना, ठीक। और ये 240 मार्क्स पे है जो कि यहां से कितना डिस्टेंस पे है, यहां से आप देखोगे तो ये वाला जो है वो 180 सेंटीमीटर पे है। तो इक्विलिब्रियम के लिए इसको पॉइंट वो बोल देते हैं, नेट टॉर्क अबाउट वो क्या होना चाहिए 0। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे इसका तो हो जाएगा 3
और इनटू ए वाला डिस्टेंस कितना है 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर है बच्चे देख लो, तो 3 इंटू 0.3। ठीक है, इसका लिखेंगे तो इसका मास है 0.6 माइनस किया क्योंकि इसका टॉर्क अपोजिट आएगा इधर वाले मासेस का, इधर वाले का ऐसे आएगा, तो 0.6 और इंटू ए वाला डिस्टेंस कितना है 0.9। फिर इसका भी नेगेटिव आएगा और ये डिस्टेंस कितना है बेटा 180 सेंटीमीटर है ना, 240 और 60 के बीच का डिफरेंस 180 मतलब 1.8 मीटर, तो माइनस 1.8 और इसका मास हमें नहीं पता है m इक्वल टू 0। जी मल्टीप्लाई कर सकते हो, टॉर्क लिख रहे हो, जी मैंने सब में आएगा इसलिए नहीं लिखा है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा बच्चे 0.9 माइनस हो जाएगा 0.54 माइनस 1.8 m इक्वल टू 0। ठीक, यहां से माइनस करेंगे तो आएगा ये 0.36 माइनस 1.8 m इक्वल टू 0, 1.8 m इक्वल टू 0.36, m इक्वल टू 0.36 अपॉन 1.8। ठीक, और ये आएगा 0.2 kg और बोल सकते हो 200 ग्राम। कितना आएगा 0.2 kg। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने लिखा है डिस्टेंस इंटू mg का टॉर्क, फिर इसका टॉर्क, फिर इसका टॉर्क। जी यहाँ पे आप देख रहे होंगे नहीं लिखा है मैंने क्योंकि वो हर जगह आएगा, वो कट जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। क्लियर है? तो 41 आपको समझ में आ गया। 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे बच्चों। द रेडियस ऑफ सर्कुलर कंडक्टिंग लूप शोन इन फिगर इज आर, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लूप इज रो, देन करंट इन द लूप। है ना, क्या क्या दे रखा है, रेडियस आर दे रखा है, डीवी अपॉन डी टी दे रखा है अल्फा, ठीक है, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है रो, और करंट पूछ रहा है। आई इक्वल टू क्या हो जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r माइनस डी5 अपॉन डी टी। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग, तो 1/r, आर रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो 1/r अलग चीज है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कैपिटल आर और स्मॉल आर में, इसलिए इसको स्मॉल कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। d5/dt लिखेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू dv अपॉन dt, ठीक है। और इसको आगे अगर आप बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं 1/r पाई आर स्क्वायर dv अपॉन dt है बच्चे अल्फा, ठीक है। और आगे बढ़ाना चाहें तो 1/r, इसका अगर रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो इसका लेंथ हो जाएगा 2πr, कितना 2πr, और दे रखा है पर यूनिट लेंथ कितना है रो, तो रेजिस्टेंस आर को हम लोग लिख सकते हैं 2πr इंटू रो, लिख सकते हैं, तो लिख दिया पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा, तो यहाँ से पाई और पाई गया, यहाँ से आर गया, आप देखेंगे तो ऊपर बचा है आर अल्फा और नीचे बचा है 2 रो, आई यही आएगा आर अल्फा 2 रो, आर अल्फा अपॉन 2 रो, दो ऑप्शन है पहला और चौथा। अब हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा, डीवी अपॉन डी टी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है अंदर की तरफ, है ना, तो अपोज करने के लिए करंट कैसे फ्लो करेगा, बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, तो करंट जो हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखेंगे 43। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाता है बच्चे ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाता है ओमेगा इंटू ए, और ये दे रखा है कितना हार्मोनिक मोशन इज 5, तो यहां से आपको ओमेगा मिल गया 5, है ना, ए कट जाएगा, है ना, तो ओमेगा क्या मिलेगा 5।
At t equal to 0 the displacement is t equal to 0 x equal to 4 है। तो x इक्वल टू क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है ना। अब जो दे रखा है वो करते हैं। x कितना है जी 4, और एम्पलीट्यूड हमें पता नहीं, साइन t इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, अब प्लस फाइव आएगा है ना। तो 4 इक्वल टू a साइन फाइव, फाइव कितना दे रखा है, इनिशियल फेज दे रखा है π/4, तो a साइन π/4, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड a हो जाएगा 4 अपॉन साइन π/4, 4√2। क्या हो जाएगा बच्चे, 4√2। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ओमेगा 5 का स्क्वायर, और ए आया है 4√2, और ये हो जाएगा 100√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही ऑप्शन हो जाएगा 43 का, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। Rod of length 15 centimeter lies along the principal axis of concave mirror of focal length 15 centimeter। देखिए concave mirror है, ठीक। और इसका जो फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ कितना है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इधर मान लो 15 सेंटीमीटर है f, ठीक है। तो रेडियस ऑफ 2f हो जाएगा इधर, है ना, हो जाएगा 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है, ओके। रॉड, एक रॉड रखा हुआ है जिसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 30 सेंटीमीटर। एक रॉड रखा हुआ है बच्चे ऐसे, और इसका लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एंड जो है इसका वो कहां पे है 45 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका इमेज बनेगा, कॉनकेव मिरर बनाएगा। हम लोगों को पता है, क्या पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f है, तो इमेज बनेगा बिटवीन 2 एंड f। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो एंड है उसका तो वही बन जाएगा बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा एंड इधर बनेगा। कहां तक बनेगा, तो देखो मान लो ए है तो उसका इमेज इधर बन गया a', और अगर ये b है तो उसका इमेज इस तरफ बनेगा b'। तो a' तो पता ही है हमें b' निकालना है, तो b' निकालने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर माइनस में, है ना। f 15 सेंटीमीटर है, यूज कर लेते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और माइनस 45, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/45 माइनस 1/15, एलसीएम ले लेते हैं 45 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3, v इक्वल टू हो जाएगा -45/2, दैट इज 22.5 माइनस में। मतलब कि ये जो b' है बच्चे वो कहां पे बना 22.5 सेंटीमीटर पे। हमसे क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द इमेज। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इमेज यहां से यहां तक बना है, अब ये 30 सेंटीमीटर है और ये 22.5 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इमेज लेंथ अगर लिखेंगे तो इमेज लेंथ क्या हो जाएगा 30 माइनस 32.5, कितना आया बच्चे, कितना आया
कितना आया 7.5 सेंटीमीटर। कितना आया 7.5 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन आपको दिख गया ना कितना 7.5 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है। तो 44 का फोर्थ हो गया। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। समझ गए होंगे, हमने सिर्फ एक वाले एंड का निकाल दिया, दूसरा एंड का पता था कि वहीं पे बनेगा। 45 अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अबाउट द सन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, द रियल वेलोसिटी dA/dt दे रखा है। dA/dt पहले तो हम लोग जानते हैं L/2m होता है ना। अब इसको आप L को mvr लिख सकते हैं अपॉन 2m, मास कट जाता है तो dA/dt को vr/2 भी लिखते हैं। अब यहाँ पे जैसा जरूरत हो वैसा करेंगे। तो dA/dt दे रखा है दिस द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, वो भी दे रखा है, मतलब r दे रखा है। देन द मैक्सिमम स्पीड, ओके। तो dA/dt इक्वल टू v इंटू r/2, v इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू dA/dt/r। r जहां पे कम होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो स्पीड मैक्सिमम होता है। तो r मिनिमम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो 2 dA/dt आपके सामने है 6 इंटू 10⁻18 और r मिनिमम हो गया 4 इंटू 10⁻14। तो ये कट गया और इंटू यहां से कटा तो 10⁻4 बचा। ठीक है, ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो 3 इंटू 10⁻4 और लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻3, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। इन द सर्किट शोन बिलो मैक्सिमम जेनर डायोड करंट विल बी, यहां से मैक्सिमम करंट, यहां से मैक्सिमम करंट कब होगा जब यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा। तो मान लो 130, तो 130 96 तो इधर ही हो गया, तो इधर भी 96 वोल्ट, तो इधर जो करंट होगा वो हो जाएगा 96/12, है ना। तो ये हो जाएगा 8 मिली एम्पियर, तो इधर 8 मिली एम्पियर हो गया। और अगर इधर 96 चला गया तो इधर कितना बचा 34, तो इसमें करंट आई लिखोगे तो 34/1.7 20 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो 20 मिली एम्पियर यहां से आया, 8 चला गया इधर, तो इधर कितना बचा 12 मिली एम्पियर हो जाएगा ना। बोलो बच्चे, जो वोल्टेज यहाँ पे 96 तो यहाँ पे भी 96, तो करंट लिख लिया 8 मिली एम्पियर, है ना। अब अगर इसके अक्रॉस 96 है तो इधर टोटल कितना होना चाहिए 130, तो इधर कितना बच गया 34, तो 34/1.7 20 मिली एम्पियर करंट। तो नेट करंट जो बैटरी से है वो 20 मिली एम्पियर है, और इस वाले रेजिस्टेंस में गया यहाँ तक 20 मिली एम्पियर आया है, इधर चला गया 8 मिली एम्पियर, तो इस तरफ कितना हो गया 12 मिली एम्पियर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 46 का सेकंड। क्लियर है, अगला सवाल देख लेते हैं 47। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ढूंढना है। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑब्ट्यूज देन वर्क इज नेगेटिव, सही है। नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, सही है। ऑल द सेंट्रल फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव, गलत बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल होता है और कंजर्वेटिव भी होता है ना, तो ये गलत बात है। और ये भी फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, गलत ही ढूंढना है, तो गलत ही ढूंढना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो 47 का हो गया 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। A particle is projected with velocity v such that its range on the horizontal plane is thrice the greatest height। चलो थीटा एंगल से फेंका v वेलोसिटी से, ठीक है। रेंज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो हो जाएगा रेंज जो है वो 3 टाइम्स है उसके h मैक्स के, है ना।
रेंज लिखेंगे तो हो जाएगा 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, v है तो v स्क्वायर कर लेते हैं, अपॉन g 3 इंटू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, g से g कट गया है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा बचा बच्चे 4/3, मतलब थीटा हो गया 53 डिग्री। क्लियर, थीटा हो गया 53 डिग्री। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, हमसे रेंज पूछा जा रहा है तो रेंज आर लिखेंगे तो हो जाएगा v² 2 साइन थीटा इंटू कॉस, साइन 53 कॉस 53 अपॉन जी, तो v² साइन 53 हो जाएगा 4/5 3/5 अपॉन जी, 4 3 12 24 v² अपॉन 25g, 24 v² अपॉन 25g। 48 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट है। हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियन। आपको ग्राफ याद होना चाहिए, अगर ग्राफ याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इधर रखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो ग्राफ पहले तो राइज करता है और फिर फॉल करता है ना। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास नंबर। 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। बॉम्ब ऑफ मास 12 kg एक्सप्लोड्स इनटू पीस ऑफ मास 4 kg एंड 8 kg। एक 12 kg का मास है, रेस्ट में है, टूटा, 2 पार्ट बना, एक 4 kg का और एक 8 kg का। द वेलोसिटी ऑफ द मास 4 kg, 4 kg का वेलोसिटी हो गया 12, 8 kg का पता नहीं, मान लेते हैं v। pi इक्वल टू क्या हो जाएगा, pf। इनिशियल था 0, फाइनल 12 इंटू 4 प्लस 8 इंटू v, तो v इक्वल टू हो गया 12 इंटू 4 अपॉन 8, माइनस में लिख लो 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 kg। तो 8 kg वाले का वेलोसिटी मिल गया 6, काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ mv², तो हाफ 8v², तो 6 इंटू 6। ठीक है, तो हो गया कितना, 4, तो 24 इंटू 6, है ना। तो हो गया 144। कितना हो गया, 144 सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, है ना। तो चलिए, ये लास्ट सवाल था, हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।